जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग मुगल डायनेस्टी को ही कंटिन्यू करेंगे और आज से हम शुरू करेंगे अकबर के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सुर एम्पायर को कंप्लीट किया था। 1555 में हुमायूं ने सिरहिंद के युद्ध में जो सुर डायनेस्टी के आखिरी शासक थे उनको खत्म किया और सुर एम्पायर का खात्मा किया दिल्ली से, और वापस से मुगल डायनेस्टी की स्थापना करी। ठीक, तो हुमायूं जो हैं 1555 में वापस से मुगल डायनेस्टी इन्होंने स्थापित करी। और उसके बाद जैसे ही उसी के जस्ट एक साल बाद, अगर हम बात करें उसी के जस्ट एक साल बाद 1556 में उनके द्वारा बनाए गए एक पैलेस जिसका नाम था दीन पना पैलेस, उसकी लाइब्रेरी से पढ़ के, ठीक है, वो नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से और सीढ़ियों से गिर करके उनकी मृत्यु हो गई। अब इस टाइम पर अगर हम अकबर की बात करें, जो हुमायूं के बेटे थे अकबर, ठीक, उनको जो है पंजाब का गवर्नर बनाया था अकबर हुमायूं ने। ठीक है, हुमायूं ने जब सारी चीजों को वापस पाया, ठीक है, तो इनको लाहौर का, अगर हम बात करें, सॉरी, लाहौर की मैं बात कर रहा हूं, हुमायूं ने 1555 में अकबर को लाहौर का गवर्नर बनाया था और अपना युवराज घोषित किया था। ठीक, मतलब उन्होंने पहले से ही तय कर दिया था कि मेरे बाद जो है अकबर ही राजा बनेगा। ठीक, तो अकबर को उस टाइम पर क्या बनाया गया था, लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। लेकिन उस टाइम पर जब हुमायूं की मृत्यु की खबर, ठीक है, हुमायूं की मृत्यु की सूचना जो है, ठीक है, क्योंकि 1556 में हुमायूं जो थे वो सीढ़ियों से गिर करके और उनकी डेथ हो गई थी। उस टाइम पर अकबर जो थे, ठीक है, वो कहाँ मौजूद थे, वो गुरदासपुर में मौजूद थे। कहाँ मौजूद थे, गुरदासपुर में। ठीक है, तो उस टाइम पर हुमायूं की जब मृत्यु हुई, ठीक, तो उसके बाद अकबर जो है, ठीक है, उनका राज्यभिषेक, या एक तरीके से कहा जाए उनका राज्यभिषेक किसने किया, बैरम खान ने। ठीक है, अभी हम बैरम खान के बारे में पढ़ेंगे। बैरम खान ने अकबर को 1556 में गुरदासपुर के निकट कलानौर, ठीक है, अकबर का राज्यभिषेक वहां करवाया। कहां पर, गुरदासपुर के निकट कलानौर में। ठीक है, और जिस टाइम पर अकबर सिंहासन पर बैठे 1556 में, उस टाइम इनकी जो एज थी वो थी 13 ईयर्स। ठीक, तो आपको याद रखना है, सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर जो है वो मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठे। ठीक, और इनका राज्यभिषेक किसने करवाया था, इन्हीं के उस टाइम पर जो गार्जियन थे जिनका नाम था बैरम खान। ठीक है, तो बैरम खान ने गुरदासपुर कलानौर में अकबर का राज्यभिषेक करवाया। इस तरीके से अकबर का रीन जो था वो शुरू हुआ 1556 से। ठीक, और इनका जो रीन चला वो 1605 तक चला, मतलब अप्रोक्सीमेटली 49 ईयर्स तक मुगल की सल्तनत पर कौन बैठे, अकबर बैठे। ठीक, अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि अकबर जो रहे हैं वो मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासक रहे हैं। मतलब मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक रहे हैं उनमें जो सबसे महान शासक रहे हैं वो अकबर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अकबर की पॉलिसीज कुछ ऐसी थी। फिर इसके बाद मुगल एम्पायर का एक्सपांशन जो हुआ वो सबसे ज्यादा किसके कार्यकाल में हुआ, अकबर के कार्यकाल में। ठीक, तो आपको याद रखना है अकबर जो रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली शासक रहे हैं मुगल साम्राज्य के, इसीलिए इनका नाम अकबर द ग्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी नीतियां, इनकी पॉलिसीज इस तरीके की थी। ठीक, तो अकबर के बारे में आपको समझ में आया। ठीक, 1556 में इनका राज्यभिषेक हुआ। 13 साल के ये थे, बैरम खान ने इनका राज्यभिषेक कराया। 1555 में, 1555 में हुमायूं ने इनको लाहौर का गवर्नर बनाया था। किसका गवर्नर बनाया था, लाहौर का गवर्नर। अब अगर हम अकबर की बात करें इनिशियल लेवल पर, तो अकबर का जन्म जो है, अगर हम बात करें, ठीक है, इनका जो बर्थ हुई वो 1542 को हुई। ठीक है, तो आपको याद रखना है अकबर का जो जन्म हुआ था वो 1542 में हुआ था, और एक जगह थी आमरकोट। एक जगह थी आमरकोट, मैंने आपको बताया था 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया था यहां से। तो हुमायूं घूमते 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 अफगानिस्तान में कहां पहुंचे थे, अमारकोट। अमारकोट में एक
राजा थे जिनका नाम था राणा वीरसाल। राणा वीरसाल। तो अमारकोट में एक राजा थे राणा वीरसाल। इनके किले में 1542 में अकबर का जन्म। ठीक, तो अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में अमारकोट में। अमारकोट के उस टाइम पर राजा कौन थे? राणा वीरसाल। ठीक है, राणा वीरसाल। ठीक, अगर हम अकबर की बात करें तो इनकी जो माता थी, ठीक है, अगर हम बात करें तो इनकी जो माता थी उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। इनकी जो मां थी वो कौन थी? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ने 1542 में 1542 में आमोर कोट के किले में अकबर को जन्म दिया। उस टाइम पर उनके राजा कौन थे? राणा वीरसाल। बचपन की अगर हम बात करें, चाइल्डहुड की, ठीक है, इनका जो चाइल्डहुड नेम था, अगर हम अकबर की बात करें तो इनका चाइल्डहुड नेम था बदरुद्दीन। इनका चाइल्डहुड नेम क्या था? बदरुद्दीन। तो आपको ये याद रखना है, इनका जो बचपन का नाम था वो कौन था? बदरुद्दीन। ठीक है, और आप इनकी माता को जानते हैं, इनकी माता कौन थी? हमीदा बानो बेगम, जिनको मरियम मकानी भी कहा जाता था। ठीक है, हमीदा बानो बेगम का ही दूसरा नाम था मरियम मकानी। ये आपको याद रखना है। ठीक, हमीदा बानो बेगम का ही दूसरा नाम क्या था? मरियम मकानी। ठीक, तो आपको पॉइंट्स याद हुए। ठीक, सबसे पहली बात तो अकबर का जन्म 1542 में आमोर कोट के किले राणा वीरसाल क्या हुआ। दूसरा पॉइंट, इनका बचपन का नाम बदरुद्दीन था। तीसरा, इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, जिनको मरियम मकानी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इनका जो पालन पोषण था। ठीक है, देखिए इनको जन्म, इनके पिता तो हुमायूं थे, लेकिन इनका पालन पोषण जो किया था, मतलब इनको रखा जो था वो रखा था इनके जो चाचा थे। ठीक है, इनके जो चाचा थे जिनका नाम था अस्करी। मैंने आपको बताया था हुमायूं के 3 भाई थे, 3 भाइयों में एक अस्करी भी थे। ठीक है, जिनका कांधार में राज था। ठीक है, तो हुमायूं जो थे कांधार में जब वो पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे अकबर को अस्करी के पास ही छोड़ करके वो ईरान की तरफ चले गए थे। तो अस्करी जो थे उन्होंने अकबर का लालन पालन किया था। ठीक है, और अकबर का संरक्षक बनाया था मुनीम खान को। ये याद रखिएगा, इन्होंने अकबर का संरक्षक बनाया था मुनीम खान को। ठीक है, तो अकबर के सबसे पहले संरक्षक कौन थे? मुनीम खान। बैरम खान बाद में बने। ठीक है, बैरम खान जो बने हैं वो बाद में बने। सबसे पहले अकबर के जो पहले संरक्षक थे वो थे मुनीम खान। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है, अकबर का लालन पालन अस्करी ने किया था, जो इनके चाचा थे। ठीक, और इन्होंने उनके लिए अपना एक संरक्षक प्रोवाइड कराया था जिसका नाम था मुनीम खान। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया 1555 में हुमायूं ने वापस से कब्जा कर लिया सारी जगहों पर, और हुमायूं ने फिर अकबर को अपना युवराज घोषित कर दिया था। ठीक, और इसको लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था। कहां का नियुक्त किया था गवर्नर? लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था। और फिर 1556 में जब हुमायूं की मौत की खबर मिली तो उस टाइम पर जो अकबर के संरक्षक थे जिनका नाम था बैरम खान, ठीक, उन्होंने गुरदासपुर के निकट कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। ठीक, तो 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ, और जिस टाइम पर अकबर सिंहासन पर बैठे उस टाइम पर इनकी एज 13 ईयर्स थी, 13 साल थी। ठीक, तो अकबर के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। ठीक, तो यहां पर सारे इनके बेसिक पॉइंट्स अगर हम देखें, अकबर वॉज बॉर्न इन 1542 एट द पैलेस प्लेस ऑफ राणा वीरसाल ऑफ आमरकोट। ठीक है, फ्रॉम द वॉम्ब ऑफ हमीदा बानो बेगम। ठीक है, मतलब उनके गर्भ से जन्म लिया। इसके बाद बात करें तो इनका रीन पीरियड मैंने आपको बताया 1556 से लेकर के 1605 तक, काफी लंबा रीन पीरियड इनका रहा है। यह एक तरीके से कहा जाए तो मुगलिया सल्तनत में सेकेंड लार्जेस्ट।
फर्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट तो औरंगजेब थे, ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट थे ये 1556 से लेकर के 1605 तक। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इनका बचपन का नाम था बदरुद्दीन, ठीक, इनका बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम क्या था, बदरुद्दीन। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो माता थी, इनका नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक है, जिसको मरियम मखानी भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था, मरियम मखानी। इसके बाद अगला बात करें, अकबर वॉज ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ अंकल अस्करी, इनके चाचा थे अस्करी, उनके सुपरविजन में इनका लालन पालन हुआ, और इन अस्करी ने ही अकबर के पहले गार्जियन या हम कहें पहले संरक्षक प्रोवाइड किनको कराया, मुनीम खान को, ठीक। तो मुनीम खान कौन थे, अकबर के सबसे पहले संरक्षक, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1555 में जब हुमायूं ने सारी चीजें जीत ली तो उन्होंने अकबर को अपना युवराज घोषित किया, और हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया, मतलब उसको अपॉइंट कर दिया एज अ गवर्नर ऑफ लाहौर, ठीक, 1555 में। उसके बाद जब हुमायूं की डेथ हुई 1556 में, ये डेट दी हुई है 14 फरवरी 1556, हुमायूं की डेथ हुई, ठीक, तब उस टाइम पर बैरम खान, जो उस टाइम पर अगर बात करें अकबर का गार्जियन था, तो बैरम खान ने उसी टाइम पर अकबर का कोरोनेशन कालानौर में करवा दिया, नियर गुरदासपुर, ठीक है। तो गुरदासपुर के पास कालानौर नामक जगह में अकबर का कोरोनेशन किसने करवाया, बैरम खान ने, ठीक। तो आपको याद रखना है बैरम खान ने, और इस तरीके से अकबर का रीन पीरियड जो है वो शुरू हुआ। और लास्ट पॉइंट, अकबर असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ 13 ईयर्स एंड 4 मंथ्स, ठीक है, मतलब 13 साल की उम्र में अकबर जो थे वो गद्दी पर बैठे। और दूसरा पानीपत का युद्ध, देखिए दूसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ वो 1556 में हुआ, ठीक है, और उस टाइम पर अकबर चूंकि 13 साल के थे, मतलब अकबर जैसे ही सिंहासन पर बैठे तुरंत ही सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ठीक। और उस टाइम पर अकबर की तरफ से, चूंकि अकबर छोटे थे, ठीक, अकबर तो लड़ नहीं सकते थे, तो अकबर की तरफ से जो लड़े थे वो लड़े थे बैरम खान, ठीक। तो आपको याद रखना है कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो किसकी लीडरशिप में लड़ा गया था, बैरम खान की लीडरशिप, ठीक है, क्योंकि अकबर जो थे वो छोटे थे, ठीक। क्लियर हुआ आप लोगों को ये, ठीक। तो अब जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है, दूसरा युद्ध पानीपत का, ये कब हुआ, 1556 में। क्लियर हुआ, तो आपको अकबर समझ में आया, बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक। अब अगला जो पॉइंट है वो हम देखते हैं, जो दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक। देखिए कोई भी युद्ध में आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है। एक तो युद्ध किनके बीच में हुआ था, दूसरा पॉइंट युद्ध कब हुआ, और तीसरा उसका रिजल्ट क्या रहा। बैटल, किसी भी बैटल में आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, किसके बीच में हुआ, कब हुआ और कौन जीता, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम पानीपत के युद्ध की बात करें तो पानीपत का युद्ध सबसे पहले तो लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 को, ठीक। तो आपको ये डेट याद रखनी है, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, 5 नवंबर 1556 को, ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक। अब किसके बीच में हुआ, तो ये हुआ अकबर और हेमू के बीच में, ठीक। किसके बीच में हुआ, अकबर और हेमू के बीच में, ठीक। तो आपको दूसरा पॉइंट जो याद रखना है वो ये कि किसके बीच में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में, ठीक। और तीसरा पॉइंट था, अकबर की तरफ से जो कमांडर था वो कौन था, बैरम खान। मैंने अभी आपको बताया चूंकि अकबर बहुत छोटे थे, 13 साल के थे, ठीक, तो वो कमांड कर नहीं सकते थे, तो उस टाइम पर कमांड किसने किया था, बैरम खान ने, ठीक। और लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो अकबर ने किसको हरा दिया, हेमू को, ठीक। तो किसी भी युद्ध में आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, पहला युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ और जीता को। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ कब, 5 नवंबर 1556 को, किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच, और अकबर की तरफ से जो कमांडर थे वो कौन थे, बैरम खान, ठीक है, और अकबर ने इस युद्ध में हेमू को हरा दिया था, ठीक। क्लियर हुआ आप लोगों को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब यहां पर अगर हम बात करें हेमू के बारे में, आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है।
इसको आप नोट कर लीजिएगा, हेमू के बारे में। ये हेमू कौन है जिसके साथ दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ अकबर का। ठीक है, इसकी स्लाइड में डाल दूंगा मैंने, चूंकि इसमें अभी वो हेमू के बारे में लिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन आप उसको समझ लीजिए, बाद में मैं इसकी स्लाइड डाल दूंगा। ठीक है, देखिए अगर हम हेमू की बात करें, ठीक है, तो हेमू का जो पूरा नाम रहा है वो रहा है हेमराज, हेमराज बक्कल। ठीक, इनका जो हेमू का पूरा नाम रहा है वो रहा है हेमराज बक्कल। ठीक है, और इन्होंने किसकी उपाधि ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, विक्रमादित्य। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है हेमू के बारे में कि हेमू का जो पूरा नाम था वो था हेमराज बक्कल। ठीक है, और इन्होंने किसकी उपाधि ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ठीक, अब अगर हम हेमू की बात करें, ठीक है, देखिए हेमू जो थे ये बेसिकली नमक बेचने का काम करते थे सड़क पर। मतलब अगर हम बात करें हेमू की चाइल्डहुड की, अगर हम बात करें तो ये सड़कों पर नमक बेचा करते थे। कौन? हेमू। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनको सबसे पहले अगर हम बात करें नौकरी पे किसने रखा था? ठीक है, अगर हम बात करें सर्वप्रथम अगर हम बात करें तौल करने वाले के रूप में नौकरी मिली थी। मतलब जो तौल किया करते थे, तौल मतलब ये जो कांटा होता है ना तराजू का, वो तौलने का काम किया करते थे। तो सबसे पहले इनको किसकी नौकरी मिली थी? तौल करने के रूप में इनको नौकरी मिली। बाद में एक शासक थे इस्लाम शाह, याद रखिएगा। कौन शासक थे? इस्लाम शाह। वो इनसे प्रभावित हुए, ठीक है, और इनको एक पद पर नियुक्त कर दिया अपने दरबार में। मतलब हेमू बचपन में क्या करते थे? नमक बेचा करते थे। ठीक है, जब इनकी नजर इस्लाम शाह को इनकी पड़ी तो इनकी काबिलियत को देखते हुए दरबार में ही अपने एक पद पर इनको क्या कर दिया था? नियुक्त कर दिया गया था। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो आदिल शाह जो थे, ठीक है, आप याद करिएगा आदिल शाह। ठीक है, आदिल शाह कौन थे? आदिल शाह सुर एम्पायर के जो लास्ट एम्परर थे, आदिल शाह। ठीक है, इन्होंने हेमू को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। क्या बनाया था? अपना प्रधानमंत्री। किसने बनाया था? आदिल शाह ने। तो आपको याद रखना है आदिल शाह ने, ठीक है, जो सुर एम्पायर के लास्ट शासक थे, उन्होंने क्या किया था? हेमू को क्या बनाया था? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री अपना बनाया था। ठीक, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करें, ठीक है, तो हेमू की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हेमू जो रहे हैं ये दिल्ली का शासक बना मध्यकाल में पहला हिंदू शासक। मतलब कि अगर हम बात करें ये मध्यकाल में, ठीक है, अगर हम मध्यकाल की बात करें तो जो पहले हिंदू शासक थे वो हेमू थे। ठीक है, तो हेमू को आपको याद रखना है। ठीक है, और हेमू ने क्या किया था? आगरा, ग्वालियर, ठीक है, इन सब जगहों पर अपना अधिकार कर लिया था। और इवन दिल्ली पर भी इसने कब्जा कर लिया था। दिल्ली पर भी इसने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद ही इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है हेमराज बक्कल, हेमू ने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद ही क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक, इसके बाद फिर इनका हेमू का युद्ध हुआ अकबर के साथ 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, जब अकबर और हेमू का युद्ध हुआ, अकबर की तरफ से कौन लड़ रहे थे? बैरम खान। ठीक है, और पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को क्या कर दिया? पराजित कर दिया अकबर ने। ठीक, तो आपको हेमू समझ में आए, याद रखिएगा हेमराज भक्कल इनका पूरा नाम है। विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि ली थी। ये पहले सुर एम्पायर के आदिल शाह के प्रधानमंत्री थे। बाद में इन्होंने जब कब्जा कर लिया तो अकबर, मुगल सैनिकों ने क्या किया? इनके ऊपर आक्रमण किया। तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ, सॉरी दूसरा, और दूसरे में अकबर ने किसको हरा दिया? हेमू को। अकबर की तरफ से वास्तविक जो कमांडर थे वो कौन थे? बैरम खान। ठीक है, तो इस तरीके से अकबर जो है वो जीते हेमू से। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो आपको सेकंड बैटल ऑफ पानीपत समझ में आया। ठीक, अकबर के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आई। ठीक, अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं बैरम खान के बारे में। चूंकि बैरम खान कौन थे?
बैरम खान जो थे वो एक तरीके से अकबर के संरक्षक थे, ठीक है, और अकबर को गद्दी पर बिठाने वाले ही बैरम खान थे। हुमायूं की मृत्यु के बाद, चूंकि अकबर तो सिर्फ 13 साल के थे, लेकिन आप देखिए कि उनको गद्दी पर तुरंत बिठाया गया, ठीक है, किसके द्वारा? बैरम खान के द्वारा। तो अब अगला जो स्लाइड होगा वो होगा बैरम खान, ठीक है। अब ये बैरम खान क्या थे, ठीक है, तो बैरम खान के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले तो ये इकारकुल तुर्क थे, ठीक है, इकारकुल तुर्क थे ये, ठीक है। बैरम खान आपको याद रखना है, कराकुल तुर्क, ठीक है, बैरम खान। इसके बाद अगर हम बात करें तो बैरम खान जो थे ये शिया रिलीजन को फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली किसको फॉलो करते थे? शिया रिलीजन को, ठीक है, शिया धर्म के ये क्या थे? अनुयायी थे। इसके बाद बात करें तो बैरम खान ने हुमायूं की मदद करी थी भारत को वापस हासिल करने में, ठीक है। मतलब भारत को वापस हासिल करने के लिए हुमायूं ने जो युद्ध लड़े, जैसे अब पहले बात करें तो पहले मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा, फिर सरहिंद का युद्ध लड़ा, तो उसमें बैरम खान ने क्या किया था? हुमायूं की बहुत ज्यादा मदद करी थी, जिसके कारण हुमायूं ने खुश होकर के अकबर का इनको गार्जियन बना दिया था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अकबर का गार्जियन किसने बनाया था इनको? हुमायूं ने बना दिया था, क्योंकि बैरम खान ने हुमायूं की बहुत मदद करी थी मच्छीवाड़ा और सिरहिंद की, ठीक है। इसी कारण से जब हुमायूं जब जीत गए उसके बाद इनको अपॉइंट किया और इनको एक टाइटल दिया, यार वफादार, यार वफादार, ठीक है, यार वफादार का टाइटल इनको दिया, ठीक है। तो यार वफादार की उपाधि जो है वो किसको दी? बैरम खान को। आप समझिए, बैरम खान बहुत ही ज्यादा वफादार था। आप सोचिए कि 13 साल की उम्र में बच्चा था अकबर, तो चाहता तो बैरम खान विद्रोह करवा करके कब्जा कर सकता था मुगल सल्तनत पर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अकबर को ही क्या बनाया? राज्याभिषेक तुरंत करवाया उसका, ठीक है, और उनके साथ पूरी वफादारी के साथ उनका संरक्षक करता रहा, ठीक। इसीलिए इनको यार वफादार का टाइटल किसने दिया था? हुमायूं ने दिया था। तो याद रखिएगा, यार वफादार का टाइटल किसको मिला था? बैरम खान को। किसने दिया था? हुमायूं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑन बिकमिंग द एम्परर ऑफ अकबर, बैरम खान वॉज अपॉइंटेड एज वजीर एंड गेव द टाइटल ऑफ खाने खान। देखिए, जैसे ही अकबर जो हैं वो सम्राट बने तो उन्होंने अपना वजीर जो था वो बैरम खान को नियुक्त किया, ठीक है, और इनको खाने खाना की उपाधि दी गई, ठीक है। तो याद रखिएगा, यार वफादार की उपाधि हुमायूं ने दी थी बैरम खान को, लेकिन अगर हम खाने खाना की बात करेंगे तो इसकी उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी, ठीक है। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो बाद में तिलवारा के युद्ध में, ठीक है, ये अकबर और बैरम खान के बीच हुआ, ब्यास नदी के किनारे 1559 में, जिसमें बैरम खान को क्या मिली? हार मिली, ठीक। तो आपको याद रखना होगा, ठीक, बैरम खान जो थे इनके बीच, अकबर और बैरम खान के बीच बाद में डिफरेंसेस आ गए थे, क्योंकि बैरम खान जो थे वो सभी डिसीजंस में इंटरवीन कर रहे थे और अकबर को कोई भी खास डिसीजन लेने नहीं दे रहे थे। तो बाद में जब अकबर बड़े हुए तो उनको ये एहसास हुआ कि साहब अब हम खुद अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, अब हमें बैरम खान की जरूरत नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से इन्होंने कहा कि भाई बैरम खान जो है वो एक तरीके से रिटायर हो जाए अब, ठीक है, कि मैं अब पूरी तरीके से सल्तनत अपने हिसाब से चला सकता हूं। तो इनके और इनके बीच में तिलवाड़ा का युद्ध भी हुआ था ब्यास नदी के किनारे, जिसमें बैरम खान क्या हो गए थे? हार गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो बैरम खान जब मक्का के लिए यहां से लौट रहे थे, ठीक है, देखिए युद्ध हारने के बाद फिर अकबर ने इनको कहा कि आप मक्का चले जाइए, ठीक है, अब आपका काम खत्म हो गया है, ठीक है, अब आप आराम से मक्का जाइए, ठीक है। तो ये जब बैरम खान मक्का के लिए रवाना हो रहे थे, जब वहां जा रहे थे, उस वक्त 1561 में पाटन, पाटन जो आज की डेट में कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात के पाटन के पास मुबारक खां लोहानी ने बैरम खान को मार दिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मुबारक खान लोहानी ने किसको मार दिया? बैरम खान को मार दिया था, ठीक है। तो 1561 में बैरम खान की कहानी खत्म हो गई, ठीक। तो आपको समझ में आया बैरम खान के बारे में। सबसे पहली तो ये काराकुल तुर्क थे, ये शिया रिलीजन को फॉलो करते थे। हुमायूं की सिरहिंद और मच्छीवाड़ा दोनों युद्ध में बैरम खान ने बहुत सहायता करी थी, जिसके कारण इनको अकबर का संरक्षक बनाया गया था और टाइटल दिया गया था यार वफादार का, ठीक। अकबर जब एम्परर बने
तो उन्होंने बैरम खान को वजीर अपॉइंट किया और इनको खाने खाना का टाइटल दिया। लेकिन बाद में बैरम खान चूंकि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे और अकबर को ये पसंद नहीं आ रहा था, तो अकबर से इनका युद्ध हुआ तिलवाड़ा का, अकबर और बैरम खान के बीच में व्यास नदी में, और बैरम खान इसमें हारे। और उसके बाद फिर अकबर ने बैरम खान को कहा कि आप मक्का चले जाइए, और मक्का जाते वक्त रास्ते में ही पाटन जगह पर मुबारक खान लोहानी ने बैरम खान को मार दिया। 1561 में बैरम खान जो है वो खत्म। क्लियर हुआ? ठीक, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो 1559 में युद्ध हराने के बाद, एक तरीके से देखा जाए तो 1560 से जो था 1560 से अकबर ने चीजें अपने हाथ में ले ली थी। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो अकबर जब थोड़ा बड़े हुए तो 1560 में, ठीक है, अकबर ने क्या किया, सारी चीजों को अपने हाथ में ले लिया। तो 1560 से लेकर के 1562 तक 2 साल, ठीक है, अकबर के ऊपर इनकी एक फोस्टर मदर थी जिनका नाम था महाम अंगा। अकबर की एक माता थी फोस्टर मदर महामंगा, ठीक है, उनका हस्तक्षेप अकबर के ऊपर बहुत ज्यादा था। ठीक है, उस टाइम पर बात करें तो अकबर के लिए महामंग अंगा, ठीक है, इसके बाद महामंग अंगा का एक बेटा था जिसका नाम था आदम खान, वो भी बहुत ज्यादा अकबर के उसमें इन्वॉल्व हो गया था। और अकबर खान की खुद की माता हमीदा बानो बेगम, ये मिलकर के अकबर को कंट्रोल कर रहे थे। तो 1560 से जब बैरम खान से अकबर अलग हुए, उसके बाद 1560 से लेकर के 62 तक 2 साल तक महामंग अंगा, उनके बेटे आदम खान और उनकी माता हमीदा बानो बेगम, इनके हिसाब से अकबर काम कर रहे थे। इसीलिए 1560 से लेकर के और 62 तक के शासन को पेटीकोट शासन कहा जाता है। पेटीकोट शासन, इसको पेटीकोट इसलिए कहा गया कि महिलाएं जो थी वो एक तरीके से जो मुगल शासक थे उनके ऊपर हावी थी। मैंने आपको बताया इनकी फोस्टर मदर महामंगा, इनकी मदर हमीदा बानो बेगम और इनकी फोस्टर मदर का बेटा आदम खान, ये तीनों मिलकर के पूरी सत्ता चला रहे थे। इसीलिए 1560 से लेकर के 1562 तक अकबर का जो शासन था उसको पेटीकोट शासन कहा जाता है। ठीक, तो अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पेटीकोट रूल, या जिसे कहते हैं पेटीकोट शासन। ये रहा है 1560 से लेकर के 62 तक। ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो अकबर reign of 1560 to 62 was called petticoat reign, in which Akbar's foster mother Mahamanga, Jiji Angananga, आदम खान एंड राजमाता हामिदा बानो बेगम वर इंक्लूडेड। मतलब इनकी जो पेटीकोट का रूल था उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थी, महामंगंगा, जिज्जी अनंगा, आदम खान महामंगा के बेटे थे, राजमाता हामिदा बानो बेगम, ये सारे। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ बैरम खान, अकबर मैरिड बैरम खान विडो। देखिए, जब बैरम खान की मृत्यु का पता चला तो अकबर ने उनकी विधवा, बैरम खान की जो विधवा थी, उनसे शादी करी और उनके बेटे रहीम खान को अपना बेटा माना। ठीक है, मतलब उनके बैरम खान के एक बेटे थे रहीम खान, उनको अपना बेटा माना। तो अकबर ने किससे शादी करी, बैरम खान की विडो से। ठीक है, बैरम खान की मृत्यु के बाद। ठीक, तो 1560 से लेकर के 62 तक, ठीक, बैरम खान की विडो जो थी वो बैरम खान, मतलब बैरम खान की विडो से अकबर ने शादी करी थी। ठीक है, और इनका बेटा था रहीम खान। इनका क्या बेटा था, रहीम खान, उसको अपना बेटा। ठीक, तो ये पेटीकोट रूल क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है, 1560 से लेकर के 62 तक रहा। ठीक, और 62 के बाद से अगर हम बात करें तो फिर अकबर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक, फिर वो किसी की, मतलब जो है वो, फिर वो उनके ऊपर किसी का रूल नहीं चल रहा था, वो अपने हिसाब से ही रूल को चला रहे थे। ठीक, तो 1560 से 62 तक पेटीकोट रूल आपको समझ में आया। ठीक, अब हमें अकबर के अभियान देखने हैं। अकबर ने किस किस तरीके से कहां कहां पर कौन कौन से सन में आक्रमण करके और भारत पर इतना बड़ा मुगल साम्राज्य खड़ा किया। ठीक, तो अब हम पूरी जो देखेंगे वो अकबर के कॉन्क्वेस्ट देखेंगे,
अकबर ने कहां कहां लड़ाई लड़ी। ठीक, तो अगला जो टॉपिक है वो है अकबर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो अकबर ने कहां कहां लड़ाई लड़ी। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अकबर जैसे ही आजाद हुए बैरम खान से, देखिए पहले वो बैरम खान के गार्जियनशिप में काम करते थे, लेकिन जैसे ही वो बैरम खान की किस्से आजाद हुए उसके बाद इनका सबसे पहला अभियान मालवा का अभियान था 1561 1561 में। तो आपको याद रखना है अकबर का जो सबसे पहला अभियान था वो था मालवा का अभियान। ठीक है, ये कब हुआ था? 1561 में। और इस टाइम पर अगर हम बात करें तो इनके जो सेनापति थे मालवा में, ठीक है, अकबर की तरफ से जो लड़ने गए थे वो गए थे आदम खान। आदम खान ये वही महामंगा के बेटे। ठीक, तो मालवा कॉन्क्वेस्ट में बात करें सबसे पहले तो इनकी राजधानी क्या थी? सारंगपुर। ठीक है, मालवा की राजधानी क्या थी? सारंगपुर। उसके बाद बात करें तो इनके जो कमांडर थे वो थे आदम खान। तो याद रखिएगा अकबर की सबसे पहली कैंपेन के कमांडर कौन थे? आदम खान, जो एक तरीके से अकबर के भाई भी थे, महामंगा के बेटे आदम खान। अगला अगर हम बात करें तो जो मालवा के रूलर थे उस टाइम पर वो थे बाज बहादुर। ठीक, तो आपको याद रखना है उस टाइम पर मालवा के शासक कौन थे? बाज बहादुर। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो अकबर का जो जनरल था आदम खान, इसने मालवा पर अटैक किया। ठीक है, एंड कैप्चर द कैपिटल सारंगपुर। ठीक, तो जो सारंगपुर जो थी इनकी राजधानी, उस पर अटैक करके उस पर क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। लेटर बाज बहादुर बिकेम अकबर्स कोर्टियर एंड हिज वाइफ रानी मोती रूपमती डिड जौहर। देखिए बाद में क्या हुआ, देखिए जब एक बार अकबर जीत गए, अकबर की सेना मालवा में जीत गई, उन्होंने आक्रमण करके उनकी राजधानी पर कब्जा हुए कर लिया, तो फिर क्या हो गए, कालांतर में बाज बहादुर जो थे वो अकबर के दरबारी बन गए और इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था रानी रूपमती, उन्होंने जौहर कर लिया था। उन्होंने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। और फिर बाद में बाज बहादुर ने भी क्या कर दिया था? अपनी जान का देह त्याग कर दिया था। ठीक, तो आपको याद रखना होगा अकबर का सबसे पहला कैंपेन मालवा का था 1561 में। इनकी राजधानी सारंगपुर थी। अकबर ने जिस कमांडर को भेजा था वो थे आदम खान, और इन मालवा के उस टाइम पे जो शासक थे वो थे बाज बहादुर। अकबर ने जनरल ने आदम खान ने मालवा पर अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया। फिर बाद में बाज बहादुर जो थे वो अकबर के दरबारी बन गए और जो इनकी पत्नी थी रानी रूपमती उन्होंने जौहर कर लिया था। क्लियर हुआ? तो सबसे पहला अकबर का कैंपेन कौन सा था? मालवा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला जो कैंपेन था ये था गोंडवाना। ये बहुत फेमस कैंपेन है, 1564 में गोंडवाना का कैंपेन था। ठीक, इस टाइम पर अगर हम बात करें तो इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी गोंडवाना की वो थी चौरागढ़। ठीक, तो आपको याद रखना है कैपिटल क्या हुआ करती थी? चौरागढ़। और गोंडवाना की विक्ट्री हुई कब थी? 1564 में। इसके बाद अगला बात करें तो इसके लिए इन्होंने जो भेजा था वो आसफ खान को भेजा था। इसके लिए इन्होंने जो अपना कमांडर भेजा था वो किसको भेजा था? आसफ खान को। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहले कैंपेन मालवा में किसको भेजा था? आदम खान को। और दूसरे कैंपेन में गोंडवाना में किसको भेजा? आसफ खान को। और इस टाइम पर गोंडवाना के जो शासक थे वो थे वीर नारायण। ठीक है, और इनकी एक मदर थी, ठीक है, कंजर्वेटर मदर, मतलब इनकी संरक्षिका जो थी वो चंदेल वंश की राजकुमारी रानी दुर्गावती। ठीक है, रानी दुर्गावती। तो गोंडवाना की जो थे उस टाइम पर रूलर थे वीर नारायण। चूंकि वीर नारायण छोटे थे, ठीक है, तो इनकी एक माता थी, ठीक है, माता जो थी, ठीक है, वो इनकी संरक्षिका थी। ठीक है, और उनका नाम क्या था? रानी दुर्गावती। उनका नाम क्या था? रानी दुर्गावती। ठीक, तो गोंडवाना के युद्ध में तो फिर जो अकबर के जनरल थे आसफ खान, ठीक है, इन्होंने क्या किया? गोंडवाना पर अटैक किया और इस लड़ाई में रानी दुर्गावती ने वीर गति से, मतलब बहुत वीरों की तरह लड़ाई करते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त किया। ठीक, तो ये कैंपेन गोंडवाना भी जो था 1564 में हुआ था और इसमें आसफ खान को कमांडर बना के भेजा था अकबर ने। और गोंडवाना की रूलर कौन थी? रानी दुर्गावती, जो संरक्षिका थी किसकी? वीर नारायण। ठीक, और अकबर के जनरल आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया
रानी दुर्गावती इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। तो अकबर का जो दूसरा कैंपेन था वो था गोंडवाना। कब था? 1564। याद रखिएगा, डे ईयर आपको याद रखना है, ठीक है। मालवा का कब था? 1561 में। ठीक, तो ये दोनों कैंपेन आपको समझ में आए। नेक्स्ट बात करें, अगला जो कैंपेन था वो था राजस्थान का। ठीक, राजस्थान विक्ट्री। अकबर अडॉप्टेड अ स्पेशल पॉलिसी फॉर द राजपूत्स इन विच ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मैरिज, फ्रेंडशिप और वॉर। देखिए, राजस्थान में उस टाइम पर राजपूतों का शासन था। अब राजपूतों के साथ मैंने आपको बताया था अकबर की जो बॉन्डिंग थी राजपूतों के साथ बहुत अच्छी थी। कारण था कि राजपूतों को अकबर ये समझ चुके थे कि जो इस देश में ऑलरेडी रह रहे हैं उनके बैर लेकर के और उनके विद्रोह करने पर मजबूर करने से अच्छा है हम उनसे संधि कर लें। तो इन्होंने पॉलिसी ऑफ मैरिज अपनाया। मैं आगे बताऊंगा किनसे शादी करी थी उन्होंने। आप सब जानते हैं, जोधाबाई नाम का था, ठीक है, जिनको हरका बाई कहा जाता था। राजा भारमल थे, आमेर के राजा, ठीक, जिनके साथ सबसे पहले संधि करके अकबर ने उनकी बेटी से शादी करी थी। हम आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो राजस्थान में इनकी जो विक्ट्री रही वो, एक तो इन्होंने कुछ राजाओं के साथ तो शादी का संबंध बांध करके और अपनी तरफ कर लिया, कुछ से दोस्ती कर ली और कुछ को लड़ाई में हरा करके हासिल किया। जैसे अगर हम बात करेंगे, आपने एक नाम सुना होगा महाराणा प्रताप। अकबर का युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, ठीक है। तो महाराणा प्रताप कौन थे? राजपूत थे, ठीक है। और वही एक लौते ऐसे थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। सारे राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, सिर्फ एक अकेले महाराणा प्रताप ऐसे थे जिन्होंने उनकी जो थी सानिध्य स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण फिर दोनों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। आगे अभी हम देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक। तो समझ में आया आपको? तो राजपूतों के लिए जो पॉलिसी थी, ठीक है, वो थोड़ी अलग टाइप की थी। मतलब कुछ के साथ शादी विवाह करके, कुछ के साथ दोस्ती करके और कुछ के साथ युद्ध करके। क्लियर? नेक्स्ट, तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आमेर, जयपुर, 1562 में। देखिए, अकबर उस टाइम पर यहां पर राजा भारमल थे। क्या थे? राजा भारमल, जो किसके रूलर थे? आमेर के, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये आमेर है, ठीक है, आमेर है, ठीक है। तो आमेर के उस टाइम पर राजा कौन थे? राजा भारमल, ठीक है। और जब अकबर मोइजुद्दीन चिश्ती, देखिए मोइजुद्दीन चिश्ती जो थे इनकी कब्र पे जा रहे थे। इनकी कहां जा रहे थे? दरगाह में, सॉरी दरगाह पे। इनकी कहां जा रहे थे? दरगाह पे, मोइनुद्दीन चिश्ती की, मोइजुद्दीन चिश्ती की, अकबर। तो उसी टाइम पर बीच पर आमेर पड़ा। आमेर में ये रुके, इन्होंने भारमल से मुलाकात करी और भारमल सबसे पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से मुगलों की या कहें अकबर की अधीनता स्वीकार की, ठीक। तो भारमल के बारे में आपको यह याद रखना है, ही वॉज द फर्स्ट राजपूत रूलर हु वॉलेंट्रीली, मतलब खुद से, कोई जबरदस्ती नहीं की थी, खुद ही से उन्होंने, भारमल जी ने पहले राजपूत रूलर थे हु वॉलेंट्री एक्सेप्टेड द सोजरेंटी ऑफ अकबर, ठीक है। मतलब अकबर का जो था, ठीक है, वो राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी बेटी, जिनका नाम था हरका बाई, जिनको जोधाबाई के नाम से जानते हैं, ठीक है, उनकी शादी किससे करवाई गई? अकबर से करवाई गई। याद रखिएगा, अकबर के बाद जो अगले मुगल शासक आएंगे जहांगीर, उनकी माता है हरका बाई, ठीक है, जिनका नाम जोधाबाई भी है, ठीक। तो इनकी बेटी थी राजा भारमल की। और 1562 में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते वक्त आमेर में मिले अकबर भारमल से और दोनों के बीच में संधि हुई और अकबर की अधीनता स्वीकार करी राजपूत राजा भारमल और अपनी बेटी का विवाह हरका बाई, ठीक है, उनका किससे विवाह करा दिया? अकबर से, ठीक। तो आमेर आपको समझ में आया 1562 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो था ये था मेड़ता विजय, ठीक है, ये भी 1562 में हुआ था। इसके बारे में अगर हम बात करें
तो इसमें जो कमांडर थे वो थे सरफुद्दीन, ठीक है, मतलब अकबर की तरफ से जो सेनापति थे वो थे सरफुद्दीन, और जो मेरठा के शासक थे, ठीक है, मेरठा के, वो थे जयमाल, ठीक है। कौन शासक थे? जयमाल शासक थे। ये किसके बेटे थे? राणा उदय सिंह के। ठीक, तो आपको याद रखना है मेड़ता मेड़ता का जो विजय थी वो 1562 में आई। इस टाइम पर अकबर की तरफ से कमांडर कौन थे? सरफुद्दीन सेनापति। और मेड़ता, ठीक है, मेड़ता के शासक कौन थे? जयमल, ठीक है, जो किसके बेटे थे? राणा उदय सिंह, ठीक है। और यहां पर क्या किया था? सैफुद्दीन ने, ठीक है, मेड़ता पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। सैफुद्दीन ने क्या किया? जयमाल को हराया, और जयमाल को हराने के बाद मेड़ता पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से 1562 में मेड़ता भी किसके अंदर आ गया? मुगलों के अंदर आ गया। इसके बाद अगला जो होता है वो होता है मेवाड़ का, ठीक, ये था 1567 में, ठीक। तो अगला कैंपेन जो था वो था मेवाड़ का, ठीक है। ये कब था? 1567 में। इसमें जो सेनापति थे वो अकबर खुद थे, ये आपको याद रखना। अभी तक जितने भी देखा उसमें सेनापति जो थे अकबर के वो अलग अलग थे, लेकिन अगर हम मेवाड़ के युद्ध की बात करें, मेवाड़ के युद्ध की, तो इसमें अकबर ने खुद लड़ा था, ठीक है। और जो कम मेवाड़ के रूलर थे वो थे उदय सिंह, ठीक है, याद रखिएगा वो कौन थे? उदय सिंह, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो उदय सिंह जो थे, ठीक है, ये किला छोड़ के चले गए थे जब इनके दो प्रमुख, एक तो जयमल और एक फत्ता, दो चीफ्स मेवाड़ रूलर के थे, ठीक है। तो उदय सिंह क्या थे? मेवाड़ शासक के दो सरदार, एक तो जयमल और दूसरा फत्ता, ठीक है, के कहने पर, उनके कहने पर उदय सिंह क्या कर गए थे? मेवाड़ किले को छोड़कर चले गए थे, ठीक है। मतलब उदय सिंह ने क्या किया था? किला खाली कर दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जयमाल और फत्ता, इन दोनों ने फिर उसके बाद युद्ध लड़ा और अकबर ने किले को कैप्चर किया और 30,000 राजपूतों को मारा था। आप कल्पना करिए, 30,000 राजपूत मारे थे अकबर ने, ठीक है। तो इस युद्ध में चूंकि अकबर, उदय सिंह जो थे, उनको जयमाल और फतेह, इन दोनों ने कहा कि आप चले जाइए किले से वरना आपकी मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद जयमाल और फतेह ने बहुत ब्रेवली लड़ाई लड़ी और फाइनली अकबर ने कैप्चर किया फोर्ट को और 30,000 राजपूतों की मौत हुई। इसको एक तरीके से अकबर की जीत में काला धब्बा कहा जाता है, ब्लैक स्पॉट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्रूरता दिखाई गई थी अकबर की तरफ से, अकबर की सेना की तरफ से। तो इसको अकबर का जो एक, जिसे कहते हैं ना, उदारवादी चेहरा जो था अकबर का, मतलब देखिए उदारवादी चेहरा तो अकबर का था, ठीक है, ये जो था ये आक्रमण उन्हीं पर करता था जो अधिकतर स्वीकार नहीं करते थे, ठीक। लेकिन ये जो कैंपेन था मेवाड़ का, इसमें बहुत सारे राजपूतों की मृत्यु हुई थी, इसी कारण से इसको अकबर का काला धब्बा माना था, ठीक। अगली जो, ठीक है, नाउ इम्प्रेस्ड बाय द बेवरी ऑफ जयमाल एंड फतेह, अकबर इंस्टॉल्ड स्टोन स्टैच्यू एट द गेट ऑफ आगरा फोर्ट। देखिए, जयपाल, जयमाल और फतेह, इनकी वीरता से काफी प्रभावित हुआ था, ठीक है, और उसने आगरा के किले के दरवाजे पर पत्थर की मूर्तियां स्थापित करवाई थी इन दोनों की। मतलब कि जो आगरा का इनका किला था, ठीक है, उस पर, ठीक है, उसके दरवाजे पर, ठीक है, उसके अगर हम दरवाजे पे बात करें तो उसके दरवाजे पर, आगरा के किले के दरवाजे पर पत्थर की मूर्तियां बनवाई थी, स्टोन स्टैच्यू, ठीक है, स्थापित करवाया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, मेवाड़ का जयमाल और फतेह। अगला बात करें रणथंभौर 1569। देखिए 1569 में इन्होंने रणथंभौर पर कैंपेन किया और वहां पर रणथंभौर के उस टाइम पर राजा थे सुरजन राय, ठीक। तो आपको याद रखना है सुरजन राय के बारे में, ठीक है। ये कौन थे? उस टाइम पर रणथंभौर के राजा थे। इन्होंने सुरजन राय को हराया, ठीक है, और रणथंभौर पर अपना कब्जा कर लिया। तो याद रखिएगा, सबसे पहला अगर हम कैंपेन की बात करें तो मालवा का कैंपेन था 1561 में, गोंडवाना का था 1564 में, फिर इसके बाद राजस्थान में आए तो सबसे पहला आमेर था 1562,
दूसरा था मेड़ता 1562 और तीसरा मेवाड़ था 1567 और चौथा जो था वो था रणथंभौर 1569। तो अभी कैंपेन याद रखिएगा और इनके ईयर्स। ठीक है, इसके बाद रणथंभौर के बाद जो अगला कैंपेन आता है वो आता है कालिंजर का कैंपेन। ठीक है, ये हुआ था 1569 एडी में। ठीक, तो आपको याद रखना है कालिंजर का कैंपेन कब हुआ, 1569 में। और इस टाइम पर इनके जो सेनापति थे वो थे मजनू खान। ठीक है, आपको याद रखना है मजनू खान। मजनू खान कौन थे, कालिंजर में अकबर के सेनापति थे। अगला बात करें तो कालिंजर के उस टाइम पर जो रूलर थे वो थे रामचंद्र। ठीक, तो आपको याद रखना है रामचंद्र कौन थे उस टाइम पर कालिंजर के शासक। ठीक है, और मजनू खान कौन था, सेनापति था अकबर का। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे रामचंद्र को इन्होंने हराया। ठीक है, कालिंजर के युद्ध में मुगलय सल्तनत में उनको शामिल कराया और फिर उनको इलाहाबाद के पास की जागीर दे दी गई, मतलब ऐसा कंसोलिडेशन, मतलब एक तरीके से कहा जाए। ठीक, तो रामचंद्र ने क्या किया था, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, सॉरी, तो उनकी तरफ से भी जेस्चर के तौर पर इनको इलाहाबाद के पास की जागीर दे दी गई। किसको, रामचंद्र। ठीक, तो ये था कालिंजर का अभियान। ठीक है, कब हुआ, 1569 में। अगला जो है ये है गुजरात का कैंपेन। ठीक है, ये 1572-73 में हुआ था। ये कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है अकबर का गुजरात में। ठीक है, क्योंकि गुजरात में सबसे पहले तो अकबर खुद कमांडर थे, मतलब अकबर ने किसी को सेनापति बना के नहीं भेजा था। अकबर क्या थे, स्वयं गए थे। इससे पहले याद करिए कौन से कैंपेन में अकबर स्वयं गए थे, मेवाड़ के कैंपेन 1567। ठीक, और उसके बाद फिर कब कैंपेन में गए, गुजरात की विजय में, गुजरात कॉन्क्वेस्ट। ठीक, गुजरात के उस टाइम पर अगर हम बात करें रूलर, वो थे मुजफ्फर खान थर्ड। ठीक, तो आप याद रखिएगा गुजरात के उस टाइम पर रूलर कौन थे, मुजफ्फर खान थर्ड। अगला पॉइंट अगर हम बात करें, आफ्टर कॉन्करिंग गुजरात अकबर मेड मिर्जा अजीज कोका बिकेम द गवर्नर ऑफ गुजरात। देखिए गुजरात जीतने के बाद, ठीक है, इन्होंने गुजरात का गवर्नर जो है वो मिर्जा अजीज कोका को बनाया था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, तो मिर्जा अजीज कोका को बनाया, किंतु अकबर के लौटते ही मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो मोहम्मद हुसैन मिर्जा जो थे जिनको अकबर ने गवर्नर बनाया, ठीक है, वो जैसे ही वहां से हटे वापिस से इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसने, मोहम्मद हुसैन मिर्जा अजीज कोका ने। ठीक, अब जिसके चलते अकबर को वापिस आना पड़ा और जो ये जो वो चल रहा था रेवोल्यूशन, या एक तरीके से कहा जाए जो विद्रोह हो रहा था, इस विद्रोह को बहुत ही बुरी तरीके से उसने कुचला। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले क्या किया, इनको सेनापति बना करके और गवर्नर बना के भेज दिया, गवर्नर बना के फिर वापस आने लगे। अब ये क्या हो गए, उसी टाइम पर इन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह जो हुआ उसके कारण क्या हुआ, अकबर को वापस आना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद फिर अकबर ने इसको क्रशिंग डिफीट दी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू स्मिथ इट वॉज द फास्टेस्ट अटैक ऑन द वर्ल्ड। मतलब कि स्मिथ के अकॉर्डिंग ये जो अकबर ने तुरंत टर्न होकर के अटैक किया ना, ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट अटैक माना जाता है। क्या माना जाता है, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट अटैक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन गुजरात अकबर met the Portuguese for the first time and it was here that he saw the sea for the first time। देखिए गुजरात जब गए अकबर, ठीक है, तो एक तो उन्होंने समुंदर को देखा वहां पर, ठीक है, और पहली बार इनकी मुलाकात पुर्तगालियों से हुई, पोर्चुगीज से। याद करिए पुर्तगाली बहुत पहले से आ गए थे, मुगलिया सल्तनत के पहले से ही जो थे पोर्चुगीज आ गए थे। ठीक, तो पोर्चुगीज से पहली बार अकबर कब मिले, गुजरात के कैंपेन, सॉरी, गुजरात के कैंपेन में अकबर सबसे पहले पोर्चुगीज लोगों से मिले और यहीं पर इन्होंने समुंदर को पहली बार देखा था। तब इतना बड़ा विशाल समुंदर जो था उसको पहली बार देखा। ठीक, तो ये था गुजरात का अभियान। ठीक, तो आपको समझ में आया गुजरात का अभियान। ठीक, क्लियर हुआ।
ठीक, अगला जो कैंपेन था, ठीक, वो था बिहार एंड बंगाल। ये था 1574 और 1576 में। ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो जो सेनापति थे इनकी तरफ से, अकबर की तरफ से, वो थे मुनीम खान। ठीक, तो आपको सेनापति याद रखने हैं कौन थे, मुनीम खान। इसके बाद बात करें तो इधर रूलर थे, वो थे दाऊद। ठीक है, तो दाऊद जो थे वो इधर के रूलर थे, कौन, दाऊद। ठीक है, और इसमें जो है मुन्नू खान जो था, मुनीम खान, इसने क्या किया, बंगाल और बिहार को जीत लिया था। ठीक, तो 1574-76 में बिहार और बंगाल रीजन को अकबर ने जीता। अकबर का सेनापति कौन था, मुनीम खान, और यहाँ के रूलर कौन थे, दाऊद। ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 एडी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ठीक है, किसके किसके बीच में, इसको हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। देखिए मैंने आपको बताया था कि बैटल में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने। एक तो कब हुआ, ठीक, डेट स्पेसिफिकली आपको कुछ बैटल्स की याद रखनी है, सबकी याद नहीं। ठीक है, जैसे पानीपत के युद्ध की याद रखनी है, लेकिन हर बैटल की याद नहीं रखनी। आप हल्दी घाटी की भी याद कर लीजिएगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन ज्यादातर अप्रोप्रिएटली ईयर आता है कि किस साल हुआ था युद्ध। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 में। ठीक, सबसे पहली बात तो कि अकबर जो थे, ठीक है, उनकी तरफ से कमांडर कौन थे, मानसिंह। ठीक है, मानसिंह और आसफ खान। ठीक है, मतलब अगर हम उनकी तरफ से बात करें, अकबर की तरफ से, तो अकबर की तरफ से कमांडर कौन थे, मानसिंह और आसफ खान। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो यहाँ के रूलर कौन थे, महाराणा प्रताप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूलर थे महाराणा प्रताप। नेक्स्ट बात करें, अ बैटल टुक प्लेस बिटवीन टू आर्मीज एट हल्दी घाटी इन द अरावली वैली, बट अकबर कुड नेवर कंप्लीटली कॉन्कर्ड मेवाड़। देखिए, अकबर मेवाड़ को जीतना चाहता था, क्योंकि मेवाड़ जो था वो अकबर की सॉवर्निटी, या हम कहें अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अकबर ने लाख कोशिश करी, लेकिन वो किसी भी हालत में अकबर के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं, जिसके कारण फिर हल्दी घाटी का युद्ध अकबर को करना पड़ा। और फिर इनको मेवाड़ का किला तो मिल गया, लेकिन कंटिन्यूअस इनको पूरी तरीके से मेवाड़ पे कब्जा नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक, तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और जाहिर सी बात है, इसमें जीते कौन, अकबर जीते, याद रखिएगा, इसमें जीता कौन, अकबर जीते। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो कैंपेन है वो है काबुल का कैंपेन। ठीक, काबुल की अगर हम बात करें तो यहाँ के उस टाइम पर जो रेबल थे वो थे मिर्जा हकीम। ठीक है, देखिए रेबल का मतलब होता है विद्रोही। ठीक है, देखिए कई बार तो ये लोग राजाओं पर आक्रमण करते थे, लेकिन कई बार इन्हीं के बनाए हुए गवर्नर विद्रोह कर देते, तो उसके बाद फिर इनको गवर्नरों को ठीक करने जाना होता। तो 1576 में अगर हम बात करें, 1581 में काबुल में एक रेवोल्यूशनरी थे, मतलब एक रेबल थे, विद्रोही, जिनका नाम था मिर्जा हाकिम। ठीक है, तो और अगर हम बात करें इनकी तरफ से सेनापति कौन थे, मानसिंह। देखिए आपको सभी युद्ध के सेनापति याद रखने पड़ेंगे। अकबर ने जितने भी कॉन्क्वेस्ट किए भारत में, उनकी एक तो डेट, किसके खिलाफ किया था, और सेनापति कौन था इनकी तरफ से। रिजल्ट ज्यादातर केसेस में अकबर जीते ही जीते, हर केस में अकबर की विजय हुई है। तो आपको ये तो कॉमन है, ठीक है, अकबर की विजय। तो काबुल में आपको याद रखना है, इनकी तरफ से मिर्जा हकीम थे, कमांडर जो थे वो थे कौन, मानसिंह थे। काबुल पर विजय कब पाई, 1581। अगला जो कैंपेन था वो था कश्मीर का कैंपेन। कश्मीर का कैंपेन 1586 में हुआ। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो विद्रोही थे उनका नाम था यूसुफ खान। ठीक, तो आपको याद रखना है कश्मीर में जो विद्रोह हुआ उसके विद्रोही कौन थे, यूसुफ खान। और अगर हम इनके सेनापति की बात करें या कमांडर की, तो इसमें इन्होंने 2 लोगों को भेजा था, एक थे भगवान दास और दूसरे थे कासिम खान। ठीक है, तो आपको याद रखना है अकबर ने जो कश्मीर में कैंपेन भेजा था 1586 में, उसमें 2 कमांडर्स भेजे थे, एक भेजा था भगवान दास को और दूसरा कासिम। ठीक, ये कश्मीर का कैंपेन था।
1586 में। अगला अगर हम बात करें, अगला जो कैंपेन था वो था उड़ीसा का 1590। ठीक, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर यहाँ का रूलर था निसार खान। ठीक, तो आपको रूलर याद रखने हैं, कौन था? निसार खान। और अकबर की तरफ से सेनापति कौन थे? मानसिंह। ठीक, तो मानसिंह एक तो सबसे पहले जो अपना जो मानसिंह कहाँ कहाँ थे? हल्दी घाटी के युद्ध में भी मानसिंह थे। ठीक है, फिर इसके बाद कौन से कैंपेन में आए? उड़ीसा के कैंपेन में भी सेनापति कौन थे? मानसिंह थे। और ये कब हुआ? 1590 में। ठीक, अगला अगर हम बात करें, अगला जो कैंपेन था ये था सिंध का 1591 में। इसमें अगर हम बात करें तो जो रूलर थे वो थे जानी बेग। ठीक, तो जानी बेग इनके रूलर थे और इनकी तरफ से जो कमांडर गए थे वो गए थे अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक, ये सारे कमांडर्स याद रखिएगा, कमांडर्स में बहुत कंफ्यूजन होता है। अकबर की तरफ से कौन कौन लड़ने गया था, ठीक है, और आपको वो युद्ध स्पेशली याद रखने हैं जिसमें अकबर खुद गया था। जिसमें क्या गया था? अकबर ने खुद कमांड किया था। ठीक, तो ये था सिंध का। अगला अगर हम बात करें तो अगला था बलूचिस्तान का 1595 में। इसमें अगर हम बात करें तो पन्नी अफगान ने रिवोल्ट किया था यहाँ पर। किन्होंने रिवोल्ट किया था? पन्नी अफगान ने। ठीक, और बलूचिस्तान पे जो कमांडर थे इनके वो थे मीर मसूम। ठीक, तो आपको याद रखना है जो बलूचिस्तान था 1595 में, उसमें पन्नी अफगानों ने रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था, और उसको दबाने के लिए इन्होंने जो कमांडर भेजा था वो कौन भेजा था? मीर मासूम। क्लियर हुआ ये बलूचिस्तान का। ठीक, उसके बाद कुछ और कॉन्क्वेस्ट रहे हैं जो आपको देखने हैं। एक कांधार का था 1595 में। ठीक, इसमें कौन थे? मुजफ्फर हुसैन मिर्जा। ठीक है, आफ्टर बिकमिंग डिससेटिस्फाइड विद पर्शिया वॉलंटरी हैंड्स ओवर द फोर्ट ऑफ कांधार टू दी मुगल ऑफिसर शाह बेग। देखिए कांधार जो था इसमें एक थे मुजफ्फर हुसैन मिर्जा। ठीक है, ये पारसियों से बहुत ज्यादा क्या थे? असंतुष्ट थे, जिसके कारण कांधार का जो किला था वो अपनी स्वेच्छा से किसको दे दिया था? मुगल अधिकारी शाह बेग को सौंप देता है। ठीक है, तो कांधार में कोई युद्ध नहीं हुआ था, इन्होंने वॉलेंटरली अपने किले को जो था वो किसको सौंप दिया था? शाह बेग को। ठीक, अब अकबर के कुछ साउथ इंडिया में भी कैंपेन रहे हैं, आपको ये याद रखना है बस। ठीक, वैसे अगर हम बात करें तो मुगलिया सल्तनत में औरंगजेब ने साउथ में सबसे ज्यादा ऑपरेशंस किए थे, मतलब जो है कैंपेन किए थे। ठीक, तो साउथ इंडियन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले था खानदेश 1591 में। अगर हम खानदेश की बात करें तो यहाँ के रूलर थे अली खान। ठीक, देखिए आपको रूलर और सेनापति याद रखना पड़ेगा। और हुआ कब था? अकबर के जितने भी अभियान हुए हैं सबके ईयर, कौन वहां का राजा था और अकबर की तरफ से सेनापति कौन था। ठीक, तो खानदेश की अगर हम बात करें तो इनके रूलर थे अली खान। ठीक, और इन्होंने भी सबऑर्डिनेशन को क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था वॉलेंटरली। ठीक है, मतलब स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद अगला अगर हम बात करें, अगला है अहमदनगर। अहमदनगर 1600 एडी में हुआ। इस टाइम पर इनके रूलर थे बहादुर निजाम शाह। ठीक है, बहादुर निजाम शाह, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो पैट्रॉन थी वो थी चांद बीबी। ठीक है, पैट्रॉन मतलब एक तरीके से कहा जाए संरक्षिका। वो कौन थी? चांद बीबी। ठीक है, तो आपको याद रखना है संरक्षिका कौन थी? चांद बीबी। और इनके जो कमांडर थे वो थे मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, तो मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, खानदेश का जो कैंपेन हुआ था वो अकबर ने स्वयं किया था। ठीक है, इसलिए यहां पर उनका नाम नहीं दिया है सेनापति का। इसमें अकबर खुद ही थे खानदेश में। ठीक है, उसके बाद अहमदनगर की बात करें तो अहमदनगर में जो है वो मुराद थे और अब्दुल रहीम खाने खान। ठीक है, ये था अहमदनगर का। इसके बाद अगला अगर हम बात करें, इनका आखिरी कैंपेन था असीरगढ़। याद रखिएगा, अकबर का आखिरी कैंपेन था असीरगढ़ 1601 एडी में। इस टाइम पर असीरगढ़ के जो रूलर थे वो थे मीर बहादुर। ठीक है, आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें, ये अकबर का आखिरी कैंपेन था। दिस इज अकबर्स लास्ट कैंपेन। ठीक है, ठीक, तो अकबर का आखिरी कैंपेन कौन था? असीरगढ़ का किला। ठीक है,
तो ये सारे कैंपेन थे अकबर के। ठीक, आपको कैंपेनों में एक तो सबसे पहले तो आपको ईयर याद रखना है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस पूछे गए वनडे एग्जाम्स में कि भाई अहमदनगर का कैंपेन कौन से सन में अकबर ने किया था, तो आपको याद होना चाहिए 1600। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ठीक, तो वो आपको याद होना चाहिए 1576 को, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 18 जून भी याद रखने की जरूरत है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेवाड़ पर कब हुआ था, 1567। ठीक है, ठीक, तो ऐसे आपको कैंपेन याद रखने हैं। कैंपेन के बाद वहां का रूलर कौन था और अकबर की तरफ से कौन गया था लड़ने के लिए, क्योंकि अकबर ज्यादातर युद्ध में अपने कमांडर को भेजता था, खुद नहीं जाता था, खुद बहुत कम कैंपेन उसने किए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ये सारी चीज। क्लियर हो रहा है आप लोग को? ठीक, तो यहां पर आकर के अकबर से रिलेटेड पहली क्लास को आज हम स्टॉप करते हैं। ठीक, देखिए आज की क्लास में हमने अकबर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ अकबर और हिमू के बीच में उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने बैरम खान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर 1560 से लेके 62 तक जो पेटीकोट रूल चलता था, ठीक है, महामांगंगा हो, ठीक है, ठीक है, या हमीदा बानो बेगम हो, या उनके बेटे आदम खान हो, ये सब लोग क्या कर रहे थे, पेटीकोट रूल चला रहे थे। और उसके बाद से फिर हमने अकबर के अभियान देखे, अकबर के हमने सारे अभियान देखे। ठीक है, अभियान की शुरुआत होती है 1561 में, ठीक है, जब वो मालवा पर विजय करता है। इसके बाद 1564 गोंडवाना, फिर 1562 में आमेर में जो है राजा भारमल से मिलता है और विवाह करता है हरकाबाई से। फिर मेड़ता का युद्ध हुआ था 1562 में, मेवाड़ 1567, रणथंभौर 1569, कालिंजर 1569, गुजरात 1572, बिहार 1574, हल्दी घाटी 1576, काबुल 1581, कश्मीर 1586, उड़ीसा 1590, सिंध 1591, बलूचिस्तान 1595, कांधार 1595, और कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स पे भी उसने आक्रमण किया था। खानदेश 1591, अहमदनगर 1600 एंड असीरगढ़ 1601, और ये अकबर का आखिरी कैंपेन था। क्लियर हुआ? ठीक, तो आज की क्लास में हमने अकबर के बारे में ये सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अगले क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, अकबर्स राजपूत पॉलिसी। ठीक है, मतलब अकबर की जो राजपूत नीति थी, क्योंकि देखिए मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने में अकबर की राजपूत नीति का सबसे बड़ा रोल था। ठीक, हम पढ़ेंगे किस तरीके से। ठीक है, तो अकबर की पूरी राजपूत नीति हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? और उसके परिणाम भी देखेंगे कि भाई अकबर की जो राजपूत नीति थी उसका क्या असर पड़ा। फिर हम अकबर की रिलीजियस पॉलिसी पर आएंगे, भाई धार्मिक नीति भी अकबर की रही है। ठीक है, तो अकबर अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ठीक, तो अकबर के बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अकबर की राजपूत पॉलिसी। तो गाइज आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।